हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीएफ 2005। ठीक है, जो आपका पेडागोजिक सेक्शन के अंतर्गत आता है। एनसीएफ 2005 इससे संबंधित मतलब लगभग 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऐसा कोई भी मतलब पीछे का कोई ऐसा पेपर नहीं हुआ है जिसमें आपका एनसीएफ 2005 से सवाल ना पूछा गया हो। क्लियर। देखिए, क्या है एनसीएफ 2005, उसके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। लेकिन हाँ, फिलहाल अभी थ्योरी करेंगे, देन बाद में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये लिखा हुआ है कि एनसीएफ 2005। एनसीएफ का पूरा कंप्लीट फुल फॉर्म क्या है भाई? तो नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। हिंदी बोले तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। ठीक है। अब इसके बारे में पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक जानकारी समझ लेंगे, देन एग्जाम के व्यू से क्या जरूरत है उस बात पे भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें हम अगर देखें तो देखेंगे, आप लिखा हुआ है कि एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक, देखिए ये इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, कौन वाला को, ये देखिए सभ्यता और प्रगति नामक, ठीक है, निबंध से हुआ है। जो एनसीएफ 2005 का उत्पत्ति कैसे हुआ? ठीक है, तो पहली बात कि एक सभ्यता और प्रगति नामक एक निबंध था। किसका था? तो रविंद्रनाथ टैगोर का था। क्लियर। ये है इसका कुछ बेसिक सी बात। हाँ, अगला जो लाइन है वो लिखा है कि एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में भी किया गया है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में टोटल कितने भाषा थे? तो 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा है, 22 भाषा है। क्लियर ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, तो देखिए लिखा हुआ है कि एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। अगर आपसे सवाल पूछ ले कि जो एनसीएफ 2005 है वो किनके अध्यक्षता में तैयार किया गया है, तो वो नाम है आपका यशपाल। ठीक है, ये प्रोफेसर है, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 को तैयार किया गया है। ठीक, ये रहा आपका मोटी मोटी सी बात। आइए अब थोड़ा सा एग्जाम के पर्पज से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है अगला वाला जो आपका हेडिंग है। क्या हेडिंग है भाई? तो आपका जो हेडिंग बन रहा है वो हेडिंग यही है कि एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत। कितने? 5 मार्गदर्शी, यहाँ पे मार्गदर्शन किया गया है, सजेशन दिया गया है, क्या है वो समझिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो लिखा गया है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी चीजों से जोड़ा जाए। जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसको स्कूल के बाहरी चीजों से जोड़ा जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूली वाले चीजों में उलझाए रखे। वो बात सुने है ना, किताबी कीड़ा बनना, भाई ऐसा नहीं बनाइए आप बच्चे को, है ना। ज्ञान को स्कूल की बाहरी चीजों से भी जोड़िए। जो आपका दुनियादारी है, सामाजिक चीजें जो चीजें है, इस सारा चीजों से आप रूबरू कराइए। क्लियर। सेकेंड जो पॉइंट है आपका वो है कि पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। मतलब आप कोई भी चीज पढ़ा रहे हैं ना तो उसको रटवाइए मत। हाँ, रटूमल महाराज मत बनाइए, उसको रटूमल तोता मत बनवाइए। ठीक है, उसको कोई एक कंसेप्ट दीजिए, कोई तरीका से लिख कर सिखाइए, दिखा कर सिखाइए। मान लीजिए 2 है और ये 2 है तो 2 और 2 4 हुआ, ये 3 है और ये 2 है तो 3 और 2 5 हुआ, इस तरह का। या कोई भी रटूमल, मतलब जैसे हम लोग टेबल याद करते हैं ना, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, पहले उसको लिखिए, उसको दिखाइए, समझाइए। ठीक है, तब उसको रटवा, वो रटने वाला कोई कहानी नहीं रखना है यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट लिखा है कि पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। मतलब जो हमारा पाठ्यचर्या है ना वो देखिए पाठ्यचर्या को आप केंद्रित ना करें पाठ्य पुस्तक के हिसाब से। ठीक। फोर्थ पॉइंट है कि परीक्षा को अधिक लचीलापन बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। जो आपका एग्जाम है उसको थोड़ा सा क्या बनाइए, लचीलापन बनाइए और कक्षा की गतिविधियों से उसको जोड़िए। जैसे पहले क्या होता था ना कि पूरे एक साल में एक एग्जाम होता था,
तो एक साल में एक एग्जाम होता था ना, तो बच्चा के ऊपर कुछ ज्यादा प्रेशर होता था, पता नहीं सवाल कहाँ से पूछा जाएगा, कौन सा टॉपिक से कितना सवाल होगा, कौन सा सेक्शन को हमको ज्यादा मजबूत करना होगा। तो ये सारे चीज को देखते हुए मतलब लोगों को लगा कि नहीं, ये बच्चों के लिए ना थोड़ा मुश्किलें पैदा हो रही है, तो क्या कर दिया गया, अब आप देखते होंगे सेमेस्टर वाइज कर दिया गया, एक इंटरनल फिर एक्सटर्नल, वो तो खैर बात का चीज है। इसका कहने का मतलब ये है, फिलहाल जिसको हमको पढ़ाना है ना, 1 to 5 के बच्चे जो होते हैं, उनके लिए क्या करना होता है, तो आप एक चैप्टर पढ़ा लिए, उस चैप्टर से संबंधित आप उनका टेस्ट ले लीजिए यूं ही, ऐसा नहीं कि ढेर सारा चीज पढ़ा दिए तब जाकर टेस्ट लीजिए, तो आपका बच्चे के लिए बोझिल होता चला जाएगा। या फिर पूरे कंप्लीट चैप्टर को भी आप एक बार ना लेकर के टॉपिक वाइज ले लीजिए, बच्चा को थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा, लचीलापन बनाइए उसको, ठीक है। ये हुआ है। अच्छा, जो सबसे अंतिम पॉइंट है आपका, वो लिखा है कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विधियों विद्यार्थी तैयार किए जाएं। देखिए, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए। ये भाई आस्थावान जो वर्ड है ना, बहुत खूबसूरत है। अरे आस्थावान का क्या मतलब है? भाई ये कहना चाहता है कि कम से कम उस बच्चा को ना, मतलब इतना पढ़ा दीजिए, इतना उसको एक इंसान बना दीजिए। इंसान बना दीजिए मतलब, आप अक्सर देखे होंगे जो गवर्नमेंट विद्यालय है, जो हमारे यहाँ की सरकारी स्कूलें है, उसका खिड़की टूटा हुआ, पंखा का डायना ऐसे लोग इतने बार उसको मोड़ देता है जिसका आता पता नहीं, बिजली वाला जो वायरिंग है उसका पता नहीं है कहाँ है नहीं है, टेबल की बात कीजिएगा तो उसका पटरा अलग दिखेगा, उसका स्क्रू कहीं और फेंकल मिलेगा। ये सब क्या है? ये सब किसका जिम्मा है? बच्चों का ही तो जिम्मा है। और यही लोग आज टेबल का बेंच का नट खोलते हैं, तो कभी पंखा वाला वो डायना को मोड़ देते हैं, तो कभी वायर को खींच लेंगे। और यही लोग कल जाकर के इसी तरह का बड़े बड़े कारनामा करते हैं, सरकारी बस डिपो को जला देंगे, है ना, कहीं कहीं बिल्डिंग उड़ा देंगे, यही काम है। तो कहने का मतलब है, पांचवा जो आपका पॉइंट है, कि आप उस विद्यार्थी को ना आस्थावान बनाइए, है ना, उसको लगना चाहिए। जैसे कुछ लोग क्या हमारे क्या है, रेलवे अपना संपत्ति है। भाई अपना संपत्ति है, इसका मतलब क्या उसको आप घर उठा के ले आइएगा? अपना संपत्ति है, आप उसको यूज कीजिए, है ना, सार्वजनिक चीज है, आप घर तो नहीं ले आइएगा। गए, अरे रेलवे है, उठाए, ईटा पत्थर ठोक के आ गए, नहीं, ऐसा नहीं। एक इंसान बनाइए, इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, आई होप ये बात आपको भली भांति समझ में आया होगा। हाँ, अब आपका नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है एनसीएफ 2005 के सुझाव। भाई सुझाव क्या है इसका? तो सुझाव बड़ा खतरनाक है और ढेर सारा चीजें हैं। देखिए क्या क्या सुझाव दिया गया है एनसीएफ 2005 के हिसाब से। जो पहला पॉइंट है आपका, तो लिखा है कि बालक सक्रिय हैं, वह स्वयं से जाने और समझें और नई नई चीजों को आजमाएं, जोड़ तोड़ करें, गलतियां करें और स्वयं सुधार करें। मतलब आप एक बच्चा को ना एक्टिव, जो बच्चा होते हैं ना, एक्टिव बच्चे होते हैं, उनको क्या कीजिए, उनको खुद, मतलब होता है ना, आप अक्सर देखे होंगे कुछ बच्चा को ये भी ना, घर में बड़ा बदमाश टाइप से कुछ बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो लोग क्या करेंगे, घर में कोई भी चीज एक जगह नहीं रहने देंगे, कभी शीशा तोड़ देंगे, कभी कुछ कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे। या फिर जब हम लोग बच्चा हुआ करते थे, तो उस समय ना टॉर्च आता था, बढ़िया टॉर्च को हम लोग खोल के अपना हिसाब से मिस्त्री वाला काम करने लगते थे, बढ़िया टॉर्च को बिगाड़ देते थे। बाबूजी आते थे, लात मिलता था खाने के लिए। या कोई भी लाइट हो गया, कोई रेडियो हो गया, घर में रेडियो भी हुआ करता था, तो ना थोड़ा सा भी कुछ दिक्कत हुआ तो बस लगाए, पेचकस खोल दिए, रेडियो अलग कर दिए, जो बढ़िया था उसको भी बिगाड़ दिए। भाई उसको गलत, तो भाई अगर पेरेंट्स समझदार हैं तो ये बात को बोलकर वो समझ जाएंगे कि चलो ठीक है, बिगाड़ दिया कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोग को तो मार खाना पड़ता था। ठीक है, इस ये कहना चाह रहा है आपका पहला पॉइंट। क्लियर? दूसरा पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट है इसका, वो लिखा है कि सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है। हम अगर कोई चीज को लर्निंग करते हैं, वो क्या है, तो एक सामाजिक गतिविधि है, यानी हम एक सामाजिक प्राणी हैं। भाई हमें इस समाज में कैसे रहना है, इसकी पता तो होना चाहिए। ठीक है, किससे कैसे बात करना है, क्या करनी है, नहीं करनी है, ये सामाजिक गतिविधि हमारे अंदर आना चाहिए। अगला पॉइंट लिखा है कि सीखने में यांत्रिकता, यांत्रिकता का मतलब बार बार नहीं होनी चाहिए। मतलब जब आप कोई भी चीज सिखा रहे हैं तो ऐसा ना करें जिससे कि बच्चा बोर हो रहा हो, एक ही चीज को रिपीट किए जा रहे हैं, रिपीट किए जा रहे हैं बार बार, ऐसा नहीं। हाँ, आप पढ़ा रहे हैं, एक कोई नया टेक्निक अपनाइए, है ना, नया तरीका अपनाइए,
जिससे बच्चा को इंटरेस्ट जगेगा, राइट। अगला अगला पॉइंट है कि सीखने की डर और अनुभव की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए। मतलब अक्सर मैथ से ना बच्चा लोग डरते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे अभी वो जो मैथ्स में जिनका इंटरेस्ट ऑलरेडी पहले से उनका छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मैथ से डरते हैं। वही बोला गया है कि सीखने की डर और अनुभव की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए। मतलब आप थोड़ा सा पूरे क्लासरूम का ऐसा माहौल तैयार कर दीजिए ना, अगर आप एक मैथ टीचर हैं तो, ताकि बच्चा को लगे, मतलब जैसे ही लगे ना कि इस बार मैथ के सर आपका घंटी होने वाला है, मैथ वाले सर आने वाले हैं, तो बच्चा के अंदर एक नया स्माइल, है ना, एक नया एक्साइटमेंट ये दिखना चाहिए। बच्चा को लगे यार अब हम लोग मैथ पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा, उस समय से हम लोग बोर हो रहे थे। तो कुछ ऐसा इन्वायरमेंट वहां पे क्रिएट करना पड़ेगा। ये बोलता है आपका ए पॉइंट। आई होप कहानी आपको समझ में आ रहा होगा। अगला जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट लिख रखा है कि बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भाषा, भाषा का मतलब मातृभाषा, भाषा का मतलब क्या समझना है यहाँ पे, मातृभाषा समझना है, मातृभाषा एवं संस्कृति को भी सम्मान दिया जाए। मतलब बालक को घर में भी इज्जत दीजिए, स्कूल में भी उसका इज्जत दीजिए, हर जगह इज्जत दीजिए, और उसकी जो भाषा है मातृभाषा। अगर एक बात बताइए, जैसे आप एक टीचर हैं, राइट, आप ऐसे टीचर हैं जो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों जानते हैं। किसी बच्चा को आप खड़ा किए, बोलो स्टैंड अप, बच्चा खड़ा हो गया, आप उनसे कोई एक सवाल पूछ दिए, ठीक है, आप मान लेते हैं पूछ दिए कि भाई अभी बताइए कि प्रेजेंट स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, राइट। तो वो बच्चा अपना हिसाब से जवाब देना चाहे, खैर ये नाम है, नाम में भाई हिंदी इंग्लिश में क्या लगा है, प्रधानमंत्री बोलना है, अगर किसी के नाम बोलना है नरेंद्र मोदी, तो भाई ये तो हिंदी बोलो चाहे इंग्लिश, बात बराबर रह गया। लेकिन कोई और क्वेश्चन आप उठा लीजिए और बच्चा से आप पूछ रहे हैं, आपने उस बच्चा से इंग्लिश में पूछ लिया और बच्चा जवाब देने में इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, बच्चा हिंदी में जवाब दे रहा है, तो आप उसको मना नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी मातृभाषा को आप सम्मान दीजिए। बच्चा हिंदी में कंफर्टेबल है, उसको आप हिंदी में रिप्लाई लेने का कोशिश कीजिए। बच्चा इंग्लिश में कंफर्टेबल है, इंग्लिश में उसको आप जानिए उसका जवाब को, ठीक है। तो उसको, और उसका जो संस्कृति है, जो उसका कल्चर है, ठीक है, उसको भी सम्मान दीजिए, ठीक। वो जिस वेशभूषा में आता है, जिस वेशभूषा का पहनावा का कपड़ा ये करता है, जो कुछ भी वो खाता पीता है, उसको आप सम्मान करें, राइट। ऐसा नहीं कि कोई थोड़ा सा अजीबो गरीब टाइप से कपड़ा पहन कर आ गया, आप उसका अलग तरह से तांडव मचा देंगे वहां पे, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगला पॉइंट, अगला जो पॉइंट है वो है कि बहुभाषी, बहुभाषी मतलब एक से ज्यादा भाषा। बहुभाषी कक्षा शिक्षण तीन भाषाओं की वकालत करता है। कितने भाषा है भाई, तीन भाषा, है ना। भाई तीन भाषा मतलब क्या, तो पहला तो मातृभाषा, अगर आप किसी बच्चा को पढ़ा रहे हैं तो पहला आपका ड्यूटी यह है कि उस बच्चा का जो मातृभाषा है, पहले उसको आप मातृभाषा में समझाएं। अगर हिंदी उसकी मातृभाषा है तो पहला आपका बनता है कि आप उसको हिंदी के में समझाने की कोशिश करें। बच्चा अगर हिंदी में नहीं समझ रहा है, अगर उसका कोई और मातृभाषा है, तो आप उसको उसी भाषा में समझाएं। अगला जो वहां के, आप एक और स्टैंडर्ड कोई भाषा में समझा दीजिए और एक कोई भी आप भाषा डाल दीजिए। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है, जो उसका मातृभाषा है, राइट। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखा है कि इसने भाषा के चार कौशल, भाषा के कितने कौशल, चार कौशल, है ना, लैंग्वेज स्किल की बात की है। सोचिए कितनी कौशल की बात किया गया है, तो भाई चार वो कौशल है भाषा का। वो कौन कौन, तो भाई पहला है आपका सुनना, इसके बाद है बोलना, इसके बाद है पढ़ना, और इसके बाद है लिखना। एक बात बताइए, हम जो कुछ भी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो कुछ भी आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक कैसे, तो सर बोल रहे हैं आप, तो बोलना हमारा क्या है, तो भाषा के चार कौशल, हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, तो लिख रहे हैं। यानी ये बोलना और ये जो लिखना है ना, ये हम अपना क्या कर रहे हैं, अभी मतलब अपना अभिभाव को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। उसके लिए क्या जरूरत पड़ रहा है,
तो बोलने की जरूरत पड़ रहा है, साथ में लिखने की जरूरत पड़ रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं भाई? तो सर आप मेरी बातों को सुन रहे हो, आप क्या कर रहे हैं? आप मेरी बातों को सुन रहे हैं और जो हम लिखे हैं उसको पढ़ रहे हैं। सोचिए, हमारे और आपके बीच का कम्युनिकेशन कैसा बना? मैं बोल रहा हूं और लिख रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं? आप सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं जो लिखा हुआ है। इस चार भाषा का कौशल बताया गया है। आई होप बातें समझ में आ रहा होगा। क्लियर? चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट को देखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट में है कि किसी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। जैसे किसी भी तरह का जो नोटिफिकेशन वाला जो चीज है ना, किसी भी सूचना जैसी पता चला कि आपको हम बोलेंगे कि आज ना 8 बजे पढ़ाएंगे मैथ पेडागोजी, इसमें ज्ञान की क्या बात हो गया? नहीं हुआ भाई। मैथ पेडागोजी में क्या चीज पढ़ाएंगे उसके पढ़ाने के बाद ना समझ में आएगा। तो नोटिफिकेशन सूचना को नहीं ज्ञान मानना है। जैसे हम आपको बोल दिए आज 8 बजे क्लास लाइव होगा, तो क्या आप पेडागोजी सीख गए? नहीं। क्या आप मैथ सीख गए? तो नहीं। तो क्या करना होगा? तो इसको ज्ञान नहीं मानना है, ये सूचना है, सूचना ही रहेगा। अगला पॉइंट लिखा है कि विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। सिर्फ मूर्त से अमूर्त क्या होता है भाई? मूर्त से अमूर्त क्या होता है पहले देखिए। पहले ना बच्चा को आप क्या करें, पहले उंगली दिखाए, 2 है बेटा तो हाँ 2 है, ये 3 है तो हाँ 3 है, दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 होगा। लेकिन पहले दिखा दिखा कर सिखाइए और बाद में क्या होगा उसको बोलिए 2, तो समझ जाएगा, उसके माइंड में यही समझ में आएगा 2 मतलब हाँ ऐसा है, दिखा नहीं है, उसके माइंड में सेटअप हो गया 2 मतलब ऐसा ही होगा। फिर बोलिए 3, वो 3 समझ गया, बोलिए ऐड कर दो तो 5 बता देगा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाना पड़ेगा, तब बच्चा जल्दी समझ पाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि अगला पॉइंट है ये कि पनिशमेंट एंड रिवार्ड की भावना को सीमित किया जाए। भाई आपको तो पता है ना कि बच्चा को पनिशमेंट नहीं देनी है, पनिश नहीं करनी है, तो लिखा है कि पनिशमेंट और रिवार्ड की भावना को सीमित किया जाए। सीमित मतलब एक लिमिटेशन होना चाहिए, है ना। कभी कभी पहले क्या हुआ करता था, पहले जमाने के जो टीचर हुआ करते थे भाई, बच्चा को मारते थे, गर्दा कबाड़ देते थे, अपने घर बीबी का गुस्सा हम जैसे मासूम लोग को उतार देते थे। घर से झगड़ा करके आते थे, हमसे एक सवाल गलती हो जाता, एकदम से जूता खोल के मारने लगते थे। बात समझ रहे हैं ना? तो नहीं, इसको क्या करना है, लिमिटेड रखना है, थोड़ा सीमित रखना है। बच्चा गलती किया उसको आप थोड़ा सा अलग वे में जाइए, अलग तरीके से समझाइए। आप मार नहीं सकते या किसी तरह से और आप उसे पनिश नहीं कर सकते। राइट, ये बोलना चाह रहा था आपका। हाँ, इसके साथ साथ और जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है लिखल की सह शैक्षिक गतिविधि में बच्चों के अभिभावकों को जोड़ा जाए। जैसे पढ़ाई से संबंधित जो आपके क्लास में और भी जो क्रियाकलाप होता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी होता है, उन सब में बच्चों को जो अभिभावक हैं उनको जोड़ा जाए। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ और आइए अब समझते हैं इसका अगला जो पॉइंट है वो क्या क्या अभी हमको पढ़ना है। देखिए इसके साथ और क्या है भाई, तो लिखा है कि विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। बच्चों के ऊपर क्या है भाई, मोटी किताबें और विशाल पाठ्यक्रम। विशाल पाठ्यक्रम का एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे आप लोग तो फिलहाल सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप में से कोई अगर जेएसएससी की तैयारी कर रहे होंगे ना, सीजीएल का, तो थोड़ा सा सोच के देखिए। अभी तो आपका सिलेबस जो आपका पेपर 2 था, नागपुरिया कोर्ट है, ये सब था। फिलहाल अभी सिलेबस थोड़ा शॉर्ट कर दिया। इससे पहले वाला जो सिलेबस था इतना लेंदी कर दिया था, इतना लेंदी कर दिया था, बच्चा लोग पागल हो गया था यार। तो ये क्या है भाई, आप क्या उलझाना चाहते हो बच्चों को, है ना। विशाल पाठ्यक्रम, इतना हेवी सिलेबस बनाने की क्या जरूरत है। मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली को असफल का प्रतीक है। आप देखे हैं QKG का जो बचवा होता है ना, उसके पीठ पे 15 kg का किताब लोग लाद देता है। प्राइवेट स्कूल वाले लोग ना सुधरेंगे, पता नहीं
ये सब चीज उनको पढ़ाई बुद्धि नाम का कोई चीज होता है या नहीं होता उन लोगों के पास, हमें नहीं पता। लेकिन सोचिए, आप यूकेजी एलकेजी के बच्चा के पास 10-10 किताब गांज दे रहे हैं जी, ये ठीक चीज नहीं है। तो इस चीज को बोला है ये असफलता का प्रतीक है। ठीक है, इसलिए बच्चों की किताबें संदर्भात्मक और बच्चों के जीवन के अनुभव से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, वो बच्चा है जिस लेवल का है उससे संबंधित चीज दीजिए। अकड़म बकड़म 72 को किताब देने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन आपको तो पता है प्राइवेट स्कूल का क्या सीन है भाई। ठीक, विशेष हम नहीं ज्यादा बोलना चाहेंगे। देखिए, अगला जो पॉइंट है वो लिखा है कि मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण होनी चाहिए। ठीक, अगला आपका है और कि एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र वो क्या है, तो बिना भार के अधिगम। बिना भार का अधिगम का मतलब वही है, बिना किसी तरह का बोझ, बिना किसी तरह का मोटी मोटी किताब को अधिगम का मतलब होता है सिखाना। ठीक है, आइए आगे। फिर लिखा है कि मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाए। मूल्यों को, जो उसका वैल्यू है, एजुकेशन का जो वैल्यू है, उसको उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाए। सर वातावरण, हम लोग अक्सर किसी के मुंह से सुनते हैं, अरे यार यहाँ पढ़ाई की माहौल नहीं है। माहौल नहीं है मतलब क्या समझते हैं? अक्सर बच्चा को पेरेंट्स क्यों अपने शहर से, मतलब अपने गांव से शहर भेज देते हैं? क्योंकि बच्चा गांव में रहकर स्कूल से तो पढ़ के आता है, लेकिन पढ़ के आने के बाद जो गांव वाला है ना, बच्चे के साथ चला जाएगा कंचा खेलने, गुल्ली डंडा खेलने चला जाएगा, टायर चलाने चला जाएगा। इसलिए उनको लगता है यार कि 4 घंटा तो स्कूल में रहता है, उसके बाद ना इसको माहौल नहीं मिल पा रहा है। या फिर देखो भाई साहब, हम टीचरों का लाइफ क्या होता है मैं थोड़ा बताऊंगा यहाँ पे। हम टीचरों का काम सिर्फ इतना नहीं है कि क्लास में बच्चों को पढ़ा दिए, क्लास के अलावे भी हम लोग को ना हर जगह डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। एग्जाम्पल, अगर सड़क पे भी चल रहे हैं ना तो बहुत सी बातों को ख्याल रखना पड़ता है। क्या पता वो बच्चा जिसको हम पढ़ाते हैं वो देख रहा हो या ना देख रहा हो, उसके पेरेंट्स देख ले हमको, उस बच्चे का कोई दोस्त हमको देख ले और जाकर बोले कि तुम्हारे सर ऐसे कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे। मतलब भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि यार हम लोग का भी तो एक पर्सनल लाइफ है। हाँ बिल्कुल है, तो पर्सनल लाइफ है तो पर्सनल जगह भी तो है आपके लिए। तो नहीं, पर्सनल लाइफ का मतलब क्या है कि क्लास से निकले, एक सूटा धराए, धुआं पर धुआं उड़ा रहे हैं। क्यों? आप वातावरण दीजिए ना बच्चा को। अब मान लेते आप आपका स्टूडेंट देख लिया, देख ले फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप ये बात को लेकर लगे हुए हैं कि मेरा भी एक लाइफ है, मेरा भी पर्सनल लाइफ है। पर्सनल लाइफ है, पर्सनल जगह पे कीजिए ना, राइट। तो ये है इसका कहने का मतलब। आई होप ये बातें समझ में आया होगा। अगला पॉइंट को देखा जाए, फिर लिखा है कि पुस्तकालय में स्वयं बच्चों को पुस्तक चुनने का अवसर दें। यानी वो बच्चा को ना स्वयं, जैसे क्या होता है, किसी बच्चा के पास आप 4 किताब रख दीजिए, वो बच्चा वो किताब जल्दी उठाएगा जिस सब्जेक्ट में वो थोड़ा ज्यादा क्या करता होगा, आनंद मिलता होगा, उसको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता होगा। तो उसको आप ये नहीं, अगर उसको लगता है कि हमको फिलहाल अभी मैथ पढ़ना चाहिए तो जबरदस्ती उसको आप हिस्ट्री मत पढ़ाइए। ठीक है, उसको उठाने दीजिए मैथ वाला, या उसको लगता है नहीं हिस्ट्री पढ़ लेना चाहिए, जबरदस्ती मैथ उसको उस समय मत दीजिए। इसका कहने का मतलब यही है। साथ में और आगे देखते हैं, लिखा है कि शांति शिक्षा को बढ़ावा, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने की कार्यक्रम का आयोजन करना। देखिए, आप इस चीज को माने या ना माने, लेकिन आज भी इनडायरेक्टली ये चीज आपको देखने को मिलता है कि जिस लेवल तक आज पुरुष लोग पहुंच गया है, वहां तक महिला आज भी उतने फ्री नहीं है। हम जैसे लोग ही उनको रोक के रखे हैं। क्या होता है, आज अभी भी आप थोड़ा गांव में चले जाइए तो जैसी बच्चा 10वां पास करता है, किसी घर का लड़का है ना, यूं ही उसको रांची पटना दिल्ली भेज दिया जाता है। लड़कियों को भेजने से पहले 10 बार सोचा जाता है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि शांति शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने की कार्यक्रम का आयोजन करना जाए। मतलब अगर वो बच्ची को, उस गर्ल्स को अगर हम बाहर नहीं भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, तो उसके प्रति जिम्मेदार हम हैं। तो इस नजरिया को थोड़ा बदले और ऐसा ना करें। क्लियर? अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है आपका कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर
सौंदर्य बोध को बढ़ावा दें। भाई ये क्या है, नया वर्ड निकल कर आया, बहुत मजेदार लाइन है, पहले देखिएगा। ठीक है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दें। सर ये क्या है, सौंदर्य बोध क्या है? एग्जाम्पल हम बताते हैं। जैसे 26 जनवरी को स्कूल में झंडा तोलन किया जाता है। अब झंडोत्तोलन जो किया जाता है तो लगभग आप देखेंगे ना स्कूल में कोई कार्यक्रम भी रखा जाता है। तो भाई ये लिख रखा है कि मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दे। मतलब क्या है ना कि हम लोग ज्यादा इंटरेस्टेड कहाँ रहते हैं, भाई झंडा तोलन हो रहा है वहां हमारा ध्यान रहे चाहे ना रहे, बगल में अगर डांस हो रहा है ना तो क्या हमारा ध्यान कहाँ रहेगा, वो मनोरंजन को ऊपर, है ना, डांस देखने का ज्यादा मन करता है। तो भाई ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 26 जनवरी है तो आप उस बच्चा को ना डांस से ज्यादा आप ये बताइए कि 26 जनवरी मनाया क्यों जा रहा है, 15 अगस्त क्यों मनाया जा रहा है, ये चीज बताने की कोशिश किया जा रहा है। टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है, किसके लिए मनाया जाता है, ये बात बताइए। ना कि आप अक्सर देखते होंगे टीचर डे में भी ना एक छोटा सा फंक्शन रख दिया जाता है स्कूल वगैरह में, छोटे छोटे बच्चों को डांस वांस स्पीच वगैरह कराया जाता है, करवाइए नो डाउट, लेकिन थोड़ा उसको ये भी बताइए कि आखिर टीचर्स डे सेलिब्रेट क्यों किया जा रहा है। आई होप मजे की बात समझ में आ रहा होगा। अगले बात है आपको कि शिक्षकों को अकादमी संस्थान और नवाचार, नवाचार का मतलब नया नया टेक्निक आदि समय पर पहुंचाए जाएं। चलिए अब इसके साथ साथ लिखा है कि समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। ठीक है, और इसके साथ से लिखा हुआ कि बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या हो। मतलब एक मिनट, वो जो आपका सिलेबस हो ना, पाठ्यचर्या जो हो ना, वो कैसा होना चाहिए, चहुमुखी विकास। चहुमुखी विकास मतलब बच्चा को हर एक एंगल से आपको डेवलप करना है, विकसित करना है, चाहे वो थोड़ा उसका मेंटली हो, है ना, फिजिकली हो, जैसे भी हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, मैथ में हो, दौड़ में हो, कूद में हो, ये हर चीज में चहुमुखी का मतलब चारों तरफ का विकास, है ना। अगला फिर लिखा है कि सभी विद्यार्थी हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना। समावेशी का मतलब सभी के लिए एक समान, सभी बच्चों के लिए एक समान समावेशी वातावरण। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा फटा कपड़ा पहन कर आया है तो आप उसको अलग कैटेगरी में बांट दीजिए, कोई बच्चा थोड़ा सा वीक है उसको अलग बांट दीजिए, कोई बच्चा दिखने में मतलब काला दिखता है उसको अलग बांट दीजिए। ये हम टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्लियर है। अगला एक मजेदार हेडिंग आपके पास आ रहा है, वो है कि एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग मैथ्स का उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। राइट दोस्त, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आपके संपर्क में जितने भी आपके दोस्त फ्रेंड जो कोई भी हैं, एक बार सभी तक वीडियो को पहुंचाइएगा। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपको क्लास अगर अच्छा ना लगे ना, आप बिल्कुल डिसलाइक कर दें, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ताकि हम ये बात समझ पाए कि कहीं ना कहीं हमें और मेहनत करने की जरूरत है, इतने से काम नहीं चलेगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। क्लियर है। आइए, हाँ हम क्या बात कर रहे हैं कि मैथ्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए उद्देश्य इसका क्या है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि इसके अनुसार प्राइमरी क्लास में मैथ्स का नेचर एकीकृत, है ना, इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। इसका मतलब मैथ को दूसरे सब्जेक्ट के साथ एकीकृत करके पढ़ाया, मतलब पढ़ाना चाहिए। भाई मैथ्स क्या है, मैथ्स तो आपको हर जगह देखने को मिलता है ना, हर सब्जेक्ट में दिखता है। मैथ को ना विज्ञानों की रानी बोला गया है। क्यों? क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में मैथ इंक्लूड है। तो बोला है कि जब आप मैथ पढ़ाइए तो कुछ दूसरे सब्जेक्ट में उसको दिखाइए, कहाँ उसको कैसे हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं इस चीज को। क्लियर। चलिए इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है आपका, दूसरा पॉइंट है कि एनसीएफ 2005 इस बात पर भी बल देता है कि स्कूल गणित आधारित होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए स्कूल, गणित आधारित होना चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट को गणित में अर्थपूर्ण समस्याओं को सॉल्व करने के लिए प्रोत्साहित करता है, और गणित में अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए यह मूर्त अनुभव उपलब्ध कराता है। ठीक है, ये था इसका ऑब्जेक्टिव। इसके साथ साथ और मजे की बात है
वो मजे की बात यही है आपके पास कि एनसीएफ 2005 5 विधियों पर जोर देता है। कौन कौन सा मेथड है भाई, कौन सा उसकी विधि है, जो 5 है। तो पहला है आपका करके सीखना। करके सीखना मतलब किसी भी काम को करके दिखाइए बच्चों को। जैसे हम बोलेंगे 2 और 4 6 होता है, कैसे हुआ, करके दिखाइए। तो करके सीखना सबसे वीवीआई यहाँ पे तरीका है, सबसे वीवीआई मेथड है करके सिखाना। दूसरा पॉइंट आपका बनता है निरीक्षण विधि। तीसरा पॉइंट है आपका परीक्षण विधि। चौथा पॉइंट है सामूहिक विधि। और पांचवा पॉइंट है आपका मिश्रित विधि। राइट। तो दोस्त ये था कंप्लीट आपका एनसीएफ 2005 की कहानी। अगर आप इसको चाहें तो आप पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करके भी देख लीजिएगा। कंप्लीट लगभग 180 पेज का इसका पूरा कहानी है। हम इसमें क्या किए हैं कि पूरे उसके जितने सारा उसमें बताया गया सारा का निचोड़ मैं यहाँ लाया हूँ। सारा का जो एग्जाम के व्यू से जो जो आपको इम्पोर्टेंस था वो मैं सारा चीज यहाँ पे आपको करा दिया। तो आज के लिए इतना ही। विशेष मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।